हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। यूपीएससी सीडीएस में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। टोटल 10 क्वेश्चंस थे जो स्टेटमेंट बेस्ड थे कि कोई एक पर्टिकुलर चीज लिखी गई, उससे रिलेटेड दो स्टेटमेंट्स आई। ठीक है, उसमें से हमें बताना होता था कि क्या खाली कि स्टेटमेंट 1 से हम आंसर निकाल सकते हैं या खाली स्टेटमेंट 2 से, या दोनों के कॉम्बिनेशन से आंसर निकलेगा, या फिर दोनों को यूज करके भी हम एग्जैक्ट आंसर तक नहीं पहुंच सकते। ठीक है, तो वो सारे सवाल हम देखेंगे। 10 के 10 अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन बनाए गए हैं। बाकी यूपीएससी सीडीएस की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो उसके अंदर आप जाके सारी वीडियोस देख लेंगे। चैप्टर वाइज बहुत डिटेल में मैंने आपको सॉल्यूशंस कराए हैं। काफी ज्यादा मदद मिलेगी आपको प्रैक्टिस के लिए। और अलग से हमारे चैनल पे बहुत सारी फ्री प्लेलिस्ट तो हैं जो आपकी प्रिपरेशन में मदद करती ही है। और कंप्लीट तैयारी के लिए आप आरबी का ऑफिसर बैच आज ही ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कंप्लीट सब्जेक्ट की सारी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी, जो टाइम टू टाइम हम अपडेट करते रहते हैं जहां जहां रिक्वायरमेंट होती है, जिससे कि आपकी कोई भी चीज छूटे ना। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेशंस भी वहां पे ऐड कर दिए जाएंगे। सबसे पहले देखो, हमारी जो आगे के 10 क्वेश्चन आने हैं वो इस बेसिस पे हमें सोल्व करने हैं। ठीक है, हर आइटम का हमें एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उस पर बेस्ड दो स्टेटमेंट होगी। ठीक है, हमें ऑप्शन ए चूज करना है अगर जो क्वेश्चन है दो स्टेटमेंट में से किसी एक स्टेटमेंट से हमारे पास आंसर आ जाएगा, लेकिन दूसरी स्टेटमेंट से आंसर नहीं मिलेगा। सेकंड बी चूज करना है अगर दोनों में से पहली स्टेटमेंट यूज करी उससे भी आंसर आ सकता है, खाली स्टेटमेंट बी यूज करी उससे भी आंसर आ सकता है। मतलब दोनों में से किसी एक से भी आंसर आ सकता है हमारे पास इंडिविजुअली। ठीक है, ए से बी और बी से, दोनों से पॉसिबल है। अगर मुझे दोनों स्टेटमेंट्स लगेंगे आंसर निकालने के लिए तो हमें ऑप्शन नंबर सी चूज करना है। और अगर मैं आंसर दोनों स्टेटमेंट्स यूज करके भी नहीं निकाल पा रहा तो ऑप्शन नंबर डी चूज करना है। एग्जांपल से जब हम करेंगे तो चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। मैंने यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश में डाला है क्योंकि स्पेस की कमी पड़ती है, मैं पूरा पूरा वो सारा का चार्ट यहाँ पे नहीं लिख सकता था, तो यहाँ पे हम चूज कर लेंगे। बस हमें याद रखना है ए किस लिए है, बी किस लिए है, सी किस लिए है, डी किस लिए है। ये हमारा क्वेश्चन है और ये उस पे बेस्ड दो स्टेटमेंट्स हमें गिवन है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, ए बी सी एंड डी पॉजिटिव इंटीजर है। कहता है कि ए बी सी डी का अगर मैं प्रोडक्ट ले लूं तो कौन सा मेरे पास इनके प्रोडक्ट के सबसे ज्यादा नियरेस्ट होगा। ठीक है, ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, सारे के सारे नियरेस्ट मतलब इंटीजर्स हैं। इंटीजर मतलब 0 1 2 3 4 इस तरीके से चलेगा। ठीक है, और पॉजिटिव इंटीजर्स अगर दे दे तो फिर हम यहाँ पे 0, क्योंकि ना पॉजिटिव होता नेगेटिव, तो 1 2 3 4 ऐसे ही चलेगा। आप क्या कह सकते हैं, जो इनकी प्रोडक्ट की वैल्यू है कि बड़ी वैल्यू आएगी, आपको ये चीज भी समझ में आ रही है। और जो इन चारों में सबसे बड़ा होगा, इन चारों में जो बिगेस्ट होगा वही मेरा प्रोडक्ट के सबसे आसपास होगा या नहीं होगा। मान लो इन सब की वैल्यू लिख देता हूं मैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ऐसी मैंने रैंडम 4 वैल्यूज ले ली, तो आप कहेंगे 24 आया। तो सबसे नियरेस्ट कौन सा होगा इस प्रोडक्ट के, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी। क्लियर है या नहीं, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स हैं यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। पहली स्टेटमेंट कहती है कि ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से। ठीक है, ये कह रही है। दूसरी स्टेटमेंट कह रही है सी इज नॉट दी स्मॉलेस्ट, सी सबसे स्मॉलेस्ट नहीं है। तो हमें बताना है कि आंसर कैसा आएगा। अगर मैं खाली ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से ये देखूं तो मुझे समझ में आ गया इन तीनों में तो सबसे बड़ा क्या हो गया, ये हो गया। लेकिन डी के बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। क्या खाली मैं इस स्टेटमेंट को यूज करके अपना आंसर बता सकता हूं? नहीं बता सकता। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है सी इज नॉट द स्मॉलेस्ट, सी सबसे छोटा नहीं है। तो इससे छोटी भी कोई वैल्यू रही होगी, तो हो सकता है वो ए हो, बी हो या डी हो, कोई भी इससे छोटा हो सकता है। अगर खाली स्टेटमेंट सी को देखूं, खाली स्टेटमेंट 2 से भी मैं अपना आंसर नहीं निकाल सकता। लेकिन अगर दोनों को मर्ज कर दूं मैं, तो आप कहेंगे सर मेरे को पता है ए बड़ा है किससे, बी से, बी बड़ा है सी से। सी अगर स्मॉलेस्ट नहीं है तो इससे छोटा भी कुछ रहा होगा, इससे छोटा क्या रहा होगा, बचा है डी। तो सी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा डी से। तो इस केस में अब मेरे पास रिजल्ट मिल गया, मेरे को पता चल गया सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी मेरी, ए होगी। अगर ए बिगेस्ट वैल्यू हो गई तो इसी से मुझे क्या मिल जाएगा, यही नियरेस्ट होगी ए बी सी डी के प्रोडक्ट के। तो मेरा आंसर इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, मुझे दोनों स्टेटमेंट्स की रिक्वायरमेंट है अपना आंसर निकालने के लिए, तो मेरे पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर। क्लियर हो गया, ए भी चाहिए बी भी चाहिए, दोनों स्टेटमेंट का मेल जोल अगर मैं करूंगा तब जाके मुझे अपना आंसर मिलेगा। चलूं आगे। अब मैं क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, कहता है पी एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, हमें बताना रिमाइंडर क्या होगा जब p की पावर n को मैं डिवाइड करूंगा p माइनस p प्लस 1 से। स्टेटमेंट 1 है n इज इवन और स्टेटमेंट 2 है
पीई जीवन। ठीक है, अगर मैं ध्यान से देखूं इस क्वेश्चन को, p की पावर n को मुझे डिवाइड करना है p+1 से, इसे डिवाइड करूंगा तो p+1 से p को डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर -1 बचेगा, -1 की पावर n। ठीक है, हमें रिमाइंडर बताना है कि क्या होगा। अब फर्स्ट केस देखो, आपको पता है कि यहाँ पे -1 की पावर n है, तो ये n पे डिपेंडेंट है कि मेरा रिमाइंडर क्या आएगा। क्या ये p पे डिपेंडेंट है? नहीं है। तो स्टेटमेंट 2 में क्या रखा है? p जीवन, तो इस स्टेटमेंट की तो हमें जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट 1 n ई जीवन, अगर n को मैं इवन कर दूं तो मुझे एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। मेरा आंसर क्या आएगा? -1 की पावर इवन, डेट इज 1। तो ये आंसर आएगा मेरा। तो यहाँ पे अगर मैं कहूं, चारों ऑप्शंस को ध्यान से रखूं, तो मेरे पास मैं कह सकता हूं कि द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय वन ऑफ द स्टेटमेंट्स अलोन बट नॉट बाय द अदर। इस वाली स्टेटमेंट से अकेला आंसर मिल जाएगा, लेकिन इससे आंसर मुझे नहीं मिलेगा और इस स्टेटमेंट की कोई जरूरत भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट की मुझे रिक्वायरमेंट ही नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए। अब देखो ये वाला सवाल हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन में कहता है क्या एक्स वाई पॉजिटिव है। स्टेटमेंट 1 ये दे रखी है और स्टेटमेंट 2 ये दे रखी है। ठीक है, हमें ऑप्शंस देखने हैं कि खाली एक स्टेटमेंट से आंसर मिल जाएगा या दोनों की जरूरत पड़ेगी या दोनों से भी नहीं मिल पाएगा। देखो अगर आप ध्यान से देखें, मुझे एक्स वाई पॉजिटिव है या नहीं ये बताना है। अगर मैं स्टेटमेंट 2 को ध्यान से देखूं तो y इक्वल्स टू क्यूब रूट मुझे x दे रखा है। अगर इस केस में x को मैं नेगेटिव ले लूं तो y क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। और अगर y भी नेगेटिव हो गया क्योंकि माइनस बाहर आ जाएगा उस केस में, तो मेरे पास एक्स वाई क्या होगा? नेगेटिव इंटू नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। सही है, बिल्कुल। अगर मैं क्या करता हूं, यहां पे x को यहां पे मैंने नेगेटिव माना था, x को अगर मैं पॉजिटिव ले लेता हूं तो पॉजिटिव है, क्यूब रूट है, तो y भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर दोनों पॉजिटिव हो गए तो एक्स वाई पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। तो x नेगेटिव हो या y नेगेटिव हो, दोनों केसेस में अंदर अगर मेरे पास ये स्टेटमेंट दे रखी है तो मैं कह सकता हूं कि एक्स वाई क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो क्या ये स्टेटमेंट अलोन सफिशिएंट है इसका आंसर बताने के लिए? बिल्कुल सफिशिएंट है। ठीक है, अब मैं इस स्टेटमेंट को देखता हूं। अब ये वाली स्टेटमेंट से खाली मैं बता सकता हूं कि एक्स वाई का मान, क्योंकि यहां तो सिर्फ मुझे एक्स मिल रहा है, वाई के बारे में तो कुछ भी नहीं पता चल रहा है इस स्टेटमेंट से। तो खाली इस स्टेटमेंट से मैं इसका आंसर नहीं बता सकता, लेकिन खाली इस स्टेटमेंट से बता सकता हूं। तो मैं कह सकता हूं कि ये मेरा आंसर क्वेश्चन का किया जा सकता है सिर्फ एक स्टेटमेंट अकेली से, और खाली अगर दूसरी स्टेटमेंट को देखूं खाली उस स्टेटमेंट से आंसर नहीं आएगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ध्यान से करना, कुछ लोग जल्दबाजी में गलती कर देते हैं। इसके अंदर क्या कर देंगे कि यहां पे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को देख लेंगे, एक्स की वैल्यू यहां रख के देखेंगे और कहेंगे दोनों स्टेटमेंट की जरूरत है। लेकिन यहां पे लॉजिकली अगर हम चलें तो सिर्फ स्टेटमेंट 2 से ही मेरा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, अब ये वाला सवाल भी बड़ा अच्छा लेवल का सवाल है, अच्छे अच्छे बच्चे रो देंगे, इसमें गलती कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। कहता है ए बी सी साइड्स क्या है, एक ट्राइंगल एबीसी की है। क्या ये ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है? हमें ये बताना है। स्टेटमेंट 1 कहती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर है। और स्टेटमेंट 2 कहती है 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, ये 2ab प्लस 4bc प्लस 4ca के बराबर है। अब ये वाली तो शायद आप देख के समझ जाओगे कि भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर कब होता है? जब ये बराबर होता है ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। ये तो हमने अलजेब्रा में पढ़ा है। अगर ये हो गया तीनों साइड तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 से मैं ये निकाल सकता हूं। ठीक है, अगर मैं स्टेटमेंट 2 से देखूं, अब सवाल आता है ये, अब मेरे को ये तो पता चल गया स्टेटमेंट 1 से मिल जाएगा आंसर। तो या तो मेरा आंसर ये होगा कि दोनों स्टेटमेंट से इंडिविजुअली मैं आंसर निकाल सकता हूं, या फिर ये आंसर होगा कि अलोन एक स्टेटमेंट से मैं आंसर निकाल सकता हूं, क्योंकि इससे निकल रहा है तो या तो इससे और इससे दोनों, इससे भी निकल जाए इससे भी निकल जाए, या फिर मैं कह सकता हूं खाली इससे निकलेगा इससे नहीं निकलेगा। तो ए और बी में से आंसर होगा, ये तो कंफर्म है। अब आपका दूसरा तरीका क्या होगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, कि क्या इस स्टेटमेंट से आंसर निकल सकता है अलोन या नहीं निकल सकता। दिस इज द कैच। अब इसमें बहुत सारे लोग क्या कर सकते हैं, आप कहेंगे सर मेरे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल की कंडीशन क्या होती है कि a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी होता है, तो मैं वो चेक कर लूंगा। यहाँ पे b को भी a बना दो और c को भी a बना दो। तो आप कहेंगे सर 3a स्क्वायर प्लस मेरे पास 3b स्क्वायर और यहाँ पे मेरे पास 4c स्क्वायर है प्लस में, और ये वाली वैल्यू मेरे पास 2ab अगर a के बराबर रख दिया, फिर मेरे पास 4a स्क्वायर हो जाएगा फिर से, और यहाँ पे 4a स्क्वायर हो जाएगा,
ये तो 10a स्क्वायर आ गया इधर भी, और यहाँ पे भी 10a स्क्वायर आ जाएगा a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c रखने पे, सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब अगर a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c हो तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो चांसेस है कि हमारे पास दूसरा केस भी ट्रू हो जाए कि जब हम इसे सिंप्लीफाई करें तो a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c आ जाए। तो ये कंडीशन भी हो सकती है कि हमारी ट्रू हो जाए। ये मैंने फर्स्ट चेक करा, लॉजिकली करने की कोशिश करी तो मुझे समझ में आया, लेकिन यहाँ पे गारंटीड नहीं है कि यहां से इसे सॉल्व करूंगा तो a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c निकलेगा ही निकलेगा। a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c पे ये सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कंडीशन a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c ही हो। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल से आपको समझा देता हूं, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा कंसेप्चुअल चीज आने वाली है। मैंने कहा मेरे पास 15a स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर है प्लस c स्क्वायर है, और यहां पे मैं लिख दूं से 17ab। मैं आपसे पूछूं क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की कंडीशन है? क्या इससे मेरे पास जो ट्रायंगल बनेगा अगर ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है होंगी? बताओ। लॉजिकली अगर मैं इसे सोल्व करूंगा तो शायद ना हो। क्या हो? शायद ना हो। लेकिन आप कहेंगे सर इक्विलेटरल ट्रायंगल की कंडीशन होती है इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c, यहां पे रखेंगे 17a स्क्वायर, यहां पे भी 17a स्क्वायर, उस तरीके से सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पे ये हमारा रिजल्ट वेरीफाई नहीं करता है। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि अगर ये दे रखा है तो मेरा ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। मैं ये कह सकता हूं अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये चीज सेटिस्फाई कर जाएगी, लेकिन अगर ये दे रखा है जरूरी नहीं है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल 100% हो ही हो। अगर ऐसा कुछ दे रखा है ये जरूरी नहीं है। क्लियर है ये चीज? तो आपको यहां पे एक डबल चेक करके बिल्कुल बेसिक से भी निकालना पड़ेगा। अगर मैं बेसिक से इसे सोल्व करने की जाता हूं तो आप ध्यान रखिएगा, ये मेरे पास इक्वेशन ये है। अब यहां पे टाइम लगेगा, ये वाला क्वेश्चन इतना इजी नहीं है। 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर है। इस तरह के क्वेश्चन अलजेब्रा में हमने कई बार ट्राई भी किए हैं। और यहां पे मेरे पास 4c स्क्वायर है, तो 3a स्क्वायर 3b स्क्वायर, और यहां पे मैं थोड़ा सा पेन छोटा कर रहा हूं, और ये मेरे पास है 4c स्क्वायर। अब ये वाला पार्ट इधर जीरो कर देता हूं, और ये 2ab 4bc और ca इधर ले जाता हूं। तो मेरे पास यहाँ पे क्या है? 2ab है, यहां पे मेरे पास 4bc है, और यहां पे मेरे पास लास्ट में 4c है। कोई दिक्कत यहां पे नहीं लिख दी। अब इन्हें परफेक्ट स्क्वायर्स में हमें ब्रेक करना है। एक काम करता हूं, 2ab कम मिलेगा मुझे। आप कहेंगे सर इसे 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर में ब्रेक कर सकता हूं। 3b स्क्वायर को मैं b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर में ब्रेक कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये a माइनस b का होल स्क्वायर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे मेरे पास 2b स्क्वायर है, ठीक है, ये 4c स्क्वायर है, मुझे 4bc चाहिए। तो 4bc क्या होता है? 4bc हमें कब मिलेगा? आप कहेंगे सर 2b स्क्वायर को मैं √2 b का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक है, अगर मेरे पास यहां पे ये 4bc को ब्रेक करूं 2 इंटू √2b इंटू √2c लिख सकता हूं मैं। तो यहां पे मेरे पास इसे मैं 2c स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर में ब्रेक करता हूं, और इस 2c स्क्वायर को √2c का होल स्क्वायर लिख देता हूं। तो दिस प्लस दिस माइनस में दिस, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये √2b माइनस √2c का होल स्क्वायर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। आगे बढ़ता हूं। अब मेरे पास बचा क्या? आप कहेंगे सर 2c स्क्वायर बचा मेरे पास, 2a स्क्वायर बचा, और ये वाली वैल्यू बची मेरे पास 4c है। ये तीन चीज बची। इन तीनों चीजों को अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा? इसे √2a का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, इसे √2c का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, और इसे 2 इंटू में √2c और इंटू में √2a लिख सकता हूं। तो मेरे पास यहां पे रिजल्ट आएगा √2c माइनस √2a का होल स्क्वायर, और ये 0 के बराबर आ गया। 3 स्क्वायर्स नंबर का सम अगर 0 आ रहा है, कब पॉसिबल है? जब ये भी 0 हो, ये भी 0 हो और ये भी 0 हो, क्योंकि पॉजिटिव स्क्वायर नंबर हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो किसी भी 3 पॉजिटिव नंबर का सम अगर 0 आ रहा है तो वो तीनों नंबर 0 ही होंगे, तभी ये चीज पॉसिबल है। इसका मतलब क्या हो गया मेरे पास? a माइनस बी किसके बराबर? 0 के बराबर, तो a b के बराबर आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे 2b को √2c के बराबर रखूंगा तो b c के बराबर,
और यहाँ पे √2c को √2a के बराबर रखूंगा तो c a के बराबर। तो मेरे पास ये कंडीशन ट्रू हो रही है, इसका मतलब क्या हो गया, ये मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ही बनाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये आंसर जो मेरा है वो स्टेटमेंट 1 से और स्टेटमेंट 2 दोनों से निकाला जा सकता है। तो मेरा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जो लोग इसमें ए लगा के आ जाएंगे उनका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी इक्वेशन की जगह स्टेटमेंट 2 में मेरे पास वो हो जाता जो मैंने स्टेटमेंट अभी थोड़ी देर पहले दी थी कि 15a² प्लस b² प्लस c², ये क्या हो जाए, अगर मुझे ये वाली वैल्यू दे दे से 17ab के बराबर, तो आप ट्राई करके बताइए कि क्या ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। तो शायद उस केस में यहां पे इक्विलेटरल ट्राइंगल ना बन पाए, तो मेरे पास यहां पे हमें क्या हो जाए, तो फिर स्टेटमेंट 1 सही होती है। अगर इसकी जगह ये होती तो डायरेक्टली वैल्यू पुट करके भी हम 100% वेरीफाई नहीं कर सकते। हाँ, एक टेस्ट हम पास कर सकते हैं। मान लो स्टेटमेंट ये होती मेरे पास, इसमें कुछ अलग दे रखा होता, मेरे से कहता है यार 15a² प्लस b², ये मुझे दे दिया से प्लस c², ये मुझे दे दिया कि चलो 15ab प्लस 12ac, क्या ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की कंडीशन होगी। तो मैं देखते कहता भैया नहीं होगी। अगर मैं a और b को इक्वल कर दूं तो या इक्वल्स टू c कर दूं तो यहाँ पे मेरे पास 17a² आएगा, यहाँ पे मेरे पास 27a² आ रहा है, तो वैसी कंडीशन को ब्रेक कर रहा है, तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन कोई और स्टेटमेंट होती तो हमें वेरीफाई करना पड़ता। ऐसे ही पहली वाली स्टेटमेंट को भी अगर आप, ये तो हमें ऑलरेडी रिजल्ट पता है कि अगर ऐसा होता है तो a = b = c पे ये सेटिस्फाई करता है, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया, वरना हमें इसे भी सिंप्लीफाई करके सोल्व करना होता। अगर आप ध्यान से देखेंगे पहली स्टेटमेंट को, अगर मैं स्टेटमेंट 1 को भी यहाँ पे दोबारा से ले लूं आप लोगों के लिए जिन्हें नहीं पता है, तो ये आता है a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca = 0, है ना। और ये किसके बराबर होता है, ये फॉर्मूला आपको पता ही होता है, हाफ इंटू में अलजेब्रा में पढ़ते हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये भी 0 के बराबर, इसका मतलब ये वाला पार्ट क्या होगा, 0, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, तभी 0 आएगा। इसका मतलब a = b, b = c और c = a आएगा, तो a = b = c। बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन था ये वाला। आई होप सभी लोगों को समझ में आ गई ये चीज। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले सवाल पे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक रेक्टेंगल दे रखा है, जिसकी लेंथ हमें x दे रखी है और उसकी विड्थ हमें y दे रखी है। ये दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं, ठीक है। इसका एरिया हमें P दे दिया। कहता है हमारे पास एक पैरेललोग्राम है जिसकी एडजेसेंट साइड्स x और y हैं। क्या है, पैरेललोग्राम है जिसकी एडजेसेंट साइड, इसे x मान लूं और इसे मैं y मान लूं, ये है, ठीक है। और क्या दे रखा है, इसका एरिया हमें Q दे रखा है, और इसमें ये लिखा हुआ है ये रेक्टेंगल नहीं है, जो क्योंकि हमें पता है पैरेललोग्राम में अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री कर दूं तो क्या हो जाता है, ये रेक्टेंगल बन जाता है, तो मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री नहीं है, ये स्ट्रिक्टली मेंशन्ड है। क्वेश्चन कहता है कि क्या एरिया ऑफ रेक्टेंगल बड़ा होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से। ये बिल्कुल ठीक है, ये तो मैं देखते ही बता सकता हूं ना यार। आप देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, x इंटू वाई, इन दोनों साइड का प्रोडक्ट। और अगर मैं इसकी पैरेललोग्राम का एरिया देखूं तो ये होता है एक्स वाई साइन थीटा। अगर साइन मेरा साइन थीटा की रेंज क्या होती है, आप कहेंगे सर साइन थीटा ये वेरी करता है मेरा 0 से बड़ा या इक्वल, और छोटा होता है किससे, 1 से या उसके बराबर होता है। और ये 1 कब आता है, साइन थीटा मेरा 1 तब होता है जब मेरे पास थीटा किसके बराबर, 90 डिग्री के बराबर हो, और थीटा 90 डिग्री तो यहां पे पॉसिबल नहीं है, तो ये कभी भी 1 नहीं आ सकता। तो ये वाली वैल्यू मेरी क्या आएगी हमेशा, इस क्वेश्चन के हिसाब से ये लेस देन 1 होगी। अगर ये लेस देन 1 हुई तो हमेशा क्या होगा, मेरा P जो हो जाएगा एक्स वाई बड़ा हो जाएगा एक्स वाई साइन थीटा के। तो ये स्टेटमेंट तो मेरी ट्रू है ही है, इसमें इन दोनों स्टेटमेंट की जरूरत है ही नहीं, ये स्टेटमेंट मेरी ऑटोमेटिकली ट्रू है, ये आप मान के चलिए। अब स्टेटमेंट में कहता है x रेशियो y को अगर 2:1 ले लूं,
अगर आप इसे 2:1 ले लेंगे तब भी आप ये चीज प्रूव कर सकते हैं कि P ग्रेटर देन Q है। और सेकंड कह रहा द एंगल बिटवीन द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम इज 60 डिग्री। अगर इन दोनों साइड्स के बीच में अगर आप एंगल को 60 डिग्री ले लेंगे तब भी आपके पास ये रिजल्ट आ ही जाएगा कि ये वाली साइड इस वाली साइड से बड़ी है। ठीक है, ऑल्दो इस क्वेश्चन में मुझे दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, कोई भी स्टेटमेंट मुझे ना दो आप, तब भी मैं इस क्वेश्चन का आंसर बता सकता हूं। तो मेरे हिसाब से तो ये चारों ही ऑप्शन गलत हैं लॉजिकली। ठीक है, वरना आप ये कह सकते हैं कि दोनों में से कोई भी चीज दे दो। ठीक है, इसे 2:1 आप यूज करना चाहो या इसे 60 डिग्री यूज करना चाहो, किसी भी तरीके से आप आंसर तो बता ही दोगे, क्योंकि अब इन स्टेटमेंट्स में कुछ भी आ जाए हर केस में हमारे पास आंसर होगा। वैसे तो मेरा आंसर अगर चारों ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन ना होता तो दोनों मुझे स्टेटमेंट्स की जरूरत ही नहीं है, गिवन जो क्वेश्चन में यहां तक गिवन है वही आंसर ट्रू है। अदरवाइज आप क्या हो, दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट यूज कर लो, आप प्रूव कर सकते हो कि ये वाली वैल्यू होगी। चलें आगे। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए वो कहना मुश्किल है। ठीक है, अब मेरे पास सवाल है, ये एक सर्कल है जो एक क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स को टच कर रहा है। तो मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल में पहले बना लेता हूं। हमने एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाया और इसके अंदर एक सर्कल डाल दिया। ठीक है, फिगर थोड़ी सी गंदी है, या फिर सही से बना लेते हैं। चलो एक सर्कल बना लेता हूं फिर क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूं। मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, एक मैंने ऐसे ही रैंडम कोई क्वाड्रिलेटरल बना लिया। क्वाड्रिलेटरल है मेरे पास, इसकी साइड्स हैं ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए। ठीक है, एक सर्कल इन्हें टच कर रहा है। तो हमें बताना है कि पेरीमीटर क्वाड्रिलेटरल का क्या होगा, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। पहली स्टेटमेंट कहती है ए बी प्लस डी सी 10 के बराबर है। ये ए बी हो गया और ये डी सी हो गया। अगर आपको याद हो तो अगर मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल डाला जाए तो हमें कहते हैं अपोजिट साइड्स का जो सम होता है वो दूसरी अपोजिट साइड्स के सम के बराबर होता है। मतलब हम ये प्रॉपर्टी पढ़ते हैं ए बी प्लस डी सी ये बराबर होता है ए डी प्लस बी सी के, है ना। ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, अगर निकालना चाहो तो मैं अभी भी एक सेकंड में निकाल सकता हूं। ये एक्सटर्नल पॉइंट्स है, इस पे एक टेंजेंट जा रही है, एक टेंजेंट ये जा रही, ये लेंथ ए तो ये भी ए हो जाएगी। ऐसे बी ए तो यहां से लेके यहां तक बी हो जाएगी, ये सी तो ये सी हो जाएगा और ये डी तो ये डी हो जाएगा। आप देखो ए डी बी सी, ए बी सी डी, तो ये वाली साइड्स का और इस वाली साइड का सम इन दोनों साइड के सम के बराबर। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा मेरा, आप कह सकते हैं पेरीमीटर हो जाएगा मेरा ट्वाइस इंटू में ए बी प्लस डी सी कर लो, या फिर ट्वाइस इंटू में ए डी प्लस बी सी कर लो। तो यहाँ पे ए बी प्लस डी सी का मान दे रखा है तो यहाँ पे रख दूंगा 10, तो पेरीमीटर आ गया 20। इससे आंसर आ रहा है, आ रहा है। ए डी प्लस बी सी दे दिया तो 10, ये 10 रख दिया तो 2 इंटू 10 20, यहां से भी आंसर आ रहा है। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स मेरी काफी हैं, मतलब दोनों इंडिविजुअली मेरा आंसर निकाल सकती हैं। तो हमें बताना है क्या द क्वेश्चन कैन बी सोल्व्ड बाय ईदर ऑफ द स्टेटमेंट्स अलोन। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस। कोई भी अगर मुझे एक रोम्बस दे रखा है, ठीक है, मैंने एक रोम्बस बना दिया, कुछ इस तरीके की फिगर होती है रोम्बस में, जिसमें हमारी सारी साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और हमें यह भी पता है रोम्बस के डायगोनल्स क्या करते हैं, 90 डिग्री पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी करते हैं। और ये चारों ये वाली साइड इसके बराबर होती है, ये वाली साइड इसके बराबर होती है, बाइसेक्ट भी होते हैं डायगोनल्स आपस में। ठीक है, अब हमसे कह रहा है मुझे इनके डायगोनल्स की लेंथ का रेशियो चाहिए। चलो मैं इसे मान लेता हूं डायगोनल 1, इसे मैं मान लेता हूं डायगोनल 2। D1 रेशियो D2 मुझे निकालना है। चल, पहली स्टेटमेंट कह रही है वन ऑफ द डायगोनल ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू द साइड। अगर एक डायगोनल रोम्बस का उसकी साइड के बराबर हो जाए, इससे मैं सारी चीजें निकाल सकता हूं। क्यों, मैं आपको बताता हूं। मान लो ये वाला डायगोनल जो है मैंने इसे इस साइड के बराबर कर दिया, तो ये ए आ गया, ये तो क्या बन गया, ये ऊपर वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो ये वाला एंगल 60 डिग्री, ये वाला एंगल 60 डिग्री और ये वाला एंगल 60 डिग्री हो गया। ठीक है, डायगोनल्स जो
क्या कहते हैं, डायगोनल्स ना एंगल को बाइसेक्ट भी करते हैं एक रोम्बस के, तो अगर ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा। तो डायगोनल, ये वाला डायगोनल 1 तो मेरा साइड के बराबर आ गया। अब इस ट्राइंगल को अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर मैं इस ट्राइंगल को ध्यान से देखूं तो मेरे पास क्या है, ये कुछ इस तरीके से है, ये 120 डिग्री है, ये ए है और ये ए है। जब मेरे पास साइड ए हो और बीच में एंगल 120 डिग्री हो तो ये वाली साइड a√3 होती है। तो यहां से मेरे पास वैल्यू निकल जाएगी a√3 और रेशियो आ जाएगा 1:√3। क्लियर? तो मैं इनका रेशियो निकाल सकता हूं स्टेटमेंट 1 से, तो मैंने प्रूव कर दिया। द लोंगर डायगोनल ऑफ द रोम्बस इज √3 टाइम्स इट्स साइड्स। अब ये दे रखा है स्टेटमेंट 2 में। अब इसमें क्या, स्टेटमेंट 2 में क्या कह रहा है हमें, ये मैंने डायगोनल रोम्बस बनाया, और इसका ये लॉन्गेस्ट डायगोनल कर दिया। लॉन्गेस्ट डायगोनल यही वाला है, बड़े वाला। अब ये वाली साइड मेरे पास ए है, ये वाली साइड भी मेरे पास ए है, ये क्या दे दिया, a√3 दे दिया। अगर ये a√3 है तो मैं ये वाला एंगल निकाल सकता हूं, जो मुझे पता है क्या आएगा, 120 डिग्री आएगा। अगर ये 120 डिग्री आ गया तो आप ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, क्योंकि जो अल्टरनेट एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री होता है। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास 60 डिग्री आ जाएगी, और अगर ये वाली 60 डिग्री आई, यहां से ये मिलाया मैंने, तो मेरे पास 60 डिग्री, ये साइड ए है, ये दोनों साइड इक्वल, तो ये वाला एंगल इक्वल, ये 120 था तो ये ऑलरेडी 60, ऐसे ये भी 60 आ जाएगा, ये वाली साइड भी मेरे पास क्या आ जाएगी, ए। तो शॉर्टेस्ट डायगोनल की लेंथ ए, लॉन्गेस्ट की a√3, तो उस केस में भी मेरे पास 1:√3। दोनों स्टेटमेंट से मैं इंडिविजुअली इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकता हूं। तो मैं कह सकता हूं ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय ईदर स्टेटमेंट अलोन। क्लियर है या नहीं है? तो इससे भी हो जाएगा, रोम्बस आपने पढ़ा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है, एक मेरे पास सर्कल है बड़ा, जिसका रेडियस r दे रखा है। इसकी एक टेंजेंट बनाता हूं जो इसके कॉन्सेंट्रिक सर्कल जिसका रेडियस स्मॉल r है उस पर टच करती हुई जा रही है। कुछ ये मुझे दे रखा है, तो मैं कह सकता हूं ये मुझे स्मॉल r दे रखा है और यहां टच करेगा तो 90 डिग्री, और ये बड़ा r दे रखा है। ये चीज आप सभी लोगों को दिख रही होगी, फिगर यही बनेगी आपके दिमाग में भी। कोड की लेंथ 24 यूनिट्स दे रखी है, क्योंकि ये कोड टच कर रही है छोटे वाले सर्कल को, तो यहां से एक तरीके से इस पे परपेंडिकुलर जा रहा है। बड़े सर्कल के टर्म्स में देखूं तो ये मेरे पास परपेंडिकुलर अगर एक कोड पे डालें तो उसे बाइसेक्ट भी करेगा, तो ये मेरे पास 12 और ये वाली दूरी मेरे पास 12 आ जाएगी। क्या इतना सभी लोगों को अच्छे से क्लियर हो रहा है? ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r एंड r? r स्मॉल r और कैपिटल R की वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना है। स्टेटमेंट 1 कहती है कि r एक इंटीजर है और स्टेटमेंट 2 कहती है कि r इज इंटीजर। देखो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, सबसे पहली चीज तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, ये पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं इस ट्राइंगल में लगा दूं तो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है r² - r², और ये वाली वैल्यू किसके बराबर हो गई, ये 12² के बराबर हो गई। हमें r और r की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। क्या मैं निकाल सकता हूं? सबसे पहले तो कहेंगे आप इनफाइनाइट मैनी केसेस बनेंगे अगर r एक रियल नंबर है। अगर r और r को मैं रियल मान लूं तो आप कुछ भी वैल्यू रखो, इस स्मॉल r को 1 रखोगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग कैपिटल R की वैल्यू मिल जाएगी, कुछ r को 2 रखोगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कैपिटल R की कोई वैल्यू मिल जाएगी जो कि रियल होगी। जरूरी नहीं है इंटीजर हो, पॉइंट में जा सकती है वैल्यू। तो इनफाइनाइट मैनी केसेस आर पॉसिबल। लेकिन अब इन्होंने कह दिया कि भैया हम क्या कर रहे हैं, हम स्मॉल r को इंटीजर कर देते हैं। पहली स्टेटमेंट, अगर मैं इसे इंटीजर भी कर दूं तो भी मेरे पास मल्टीपल वैल्यूज आ सकती हैं स्मॉल r के कॉरस्पॉन्डिंग कैपिटल R की। ठीक है, और ऐसे ही इंटीजर में जैसे मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख रहा हूँ r की रियल वैल्यू, तो एग्जैक्ट वैल्यू मुझे r और r दोनों की नहीं मिल रही। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है r इज ऑल्सो एन इंटीजर। अगर इन दोनों को भी दोनों ही इंटीजर हो जाए तब भी क्या मुझे एक सिंगल वैल्यू मिल सकती है, या मैं एग्जैक्ट वैल्यू बता सकता हूं कि स्मॉल r और कैपिटल R की क्या होगी। तो कुछ लोगों के दिमाग में ये चीज आ सकती है कि भैया हाँ पॉसिबल है, क्योंकि मुझे पता है 12 किसके साथ ट्रिपलेट बनाता है, 13 और 5 के साथ। तो आप कह सकते हैं सर कैपिटल R को 13 रख लो और स्मॉल r को 5 रख दो, आपका आंसर आ गया। लेकिन ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि मेरे पास और भी तो वैल्यूज हो सकती है ना जिसमें r और r इंटीजर्स हो और यहाँ पे 12 ही आ जाए।
आपको ट्रिपलेट्स देखने हैं जिसमें एक वैल्यू बेस या परपेंडिकुलर पे 12 हो। कौन कौन से केसेस हो सकते हैं आप जल्दी से बताओ। इंटीजर वाले केस में, रियल में तो इनफाइनाइट केसेस होंगे अगर रियल नंबर में मान के चलूं, अगर मैं इंटीजर वाला केस ही मान के चलूंगा तो बताओ कौन कौन सी वैल्यू निकल के आएंगी। एक तो मैंने कहा कि 5 और 12 किसके साथ ट्रिपलेट बनाते हैं, ये मैंने फिलहाल जो इस क्वेश्चन में दे रखा था, ये मेरा परपेंडिकुलर है 12, ये मेरा बेस है, और ये मैंने कहा ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। जो बेस मेरा क्या है, स्मॉल आर है, और ये हाइपोटेनियस क्या है मेरा, कैपिटल आर है। ये वैल्यू बन जाएगी 13। एक केस तो ये होगा जो सभी लोगों को शायद देखते ही दिमाग में आ जाएगा। क्या और केस भी पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। आपको पता है यार 3, 4 और 5 ट्रिपलेट बनाते हैं, है ना। अब इसमें किसी नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तब भी ट्रिपलेट बनेगा। तो अगर मैं इसमें क्या कर दूं, दोनों में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तीनों में, तो मेरे पास ये ट्रिपलेट 9, 12 और 15 भी तो ट्रिपलेट बनाता है। तो मैं कह सकता हूं ये 12 ही हो तो ये 9 हो सकता है, और ये वाली वैल्यू क्या हो सकती है मेरे पास, 15 हो सकती है, नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। और भी केसेस करना चाहो आप यहां पे 12 बना लो, सॉरी ये 9, 12, 15 था, यहां पे मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा था, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, ये 12 हो गया, ये 16 हो गया, ये 20 हो गया। तो मेरे पास यहां पे ये 12, ये 16 और ये 20, ये भी वैल्यू है। यहां पे 3 वैल्यूज तो मैंने निकाल दी। हो सकता है और भी केसेस पॉसिबल हो, क्या पता ना भी बन रहे और केसेस, मैंने तो रैंडमली अभी मेरे दिमाग में जो आया उससे 3 केसेस निकाल दिए। तो क्या मैं यहां पे कैपिटल आर और स्मॉल आर की वैल्यू निकाल पा रहा हूं? अगर दोनों स्टेटमेंट मुझे दोनों कह दिया कि आर और आर इंटीजर है, क्या आप एग्जैक्ट वैल्यू बता पाओगे? तब भी हम नहीं बता सकते। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास, आप कहेंगे सर बोथ स्टेटमेंट्स आर नॉट सफिशिएंट टू गेट द एग्जैक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है। अगर यहीं पे इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बदल देता और इस क्वेश्चन में वैल्यूज कुछ इस तरीके की रख देता, मैं कहता यहां पे यार ये वाली वैल्यू क्या है मेरे पास, इस वैल्यू को जो हमें दे रखा था ये 12 की जगह अगर मेरे पास मान लो 3 होती, ठीक है, और मेरे को बताना होता ये आर है और ये भी स्मॉल आर है, और इसमें मुझे ये भी कह दे कि इनमें से ना वैल्यू जो होंगी वो इंटीजर होंगी, ठीक है, तो उस केस में शायद मेरे पास एक ही केस बनता, डेट इज 3, 4 और 5 का। तो अगर आर और आर इंटीजर होते तो मेरे पास सिर्फ यही वैल्यू निकल के आती, शायद कोई और वैल्यू उस केस में ना निकल पाती। लेकिन ये 12 के केस में तो मेरे पास मल्टीपल वैल्यूज निकल सकती हैं या नहीं निकल सकती। अब इसे कितनी कितनी वैल्यूज निकल सकती हैं, आप उसके केसेस निकालने के लिए 12 को उसके फैक्टर्स में स्प्लिट करो। 12 को 1 से भी कटता है, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी और 12 से भी। तो 12 के साथ कौन कौन से ट्रिपलेट बने, मैंने कहा 5 और 13 के बन सकते हैं, ठीक है। अब 6 के साथ जो ट्रिपलेट बनेंगे तो 8 और 10 के बनते हैं। देखो ध्यान से, 6 का 8 और 10 के साथ ट्रिपलेट हमें याद ही है, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 12 आएगा, तो 16 और 20, ये वाला ट्रिपलेट मेरे पास एक बन गया। अगर 4 को देखता हूं तो 5 और 3 के साथ बनता है 4 का ट्रिपलेट, ठीक है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 15 और यहां पे 9, इसके साथ एक ट्रिपलेट बन गया। अगर मैं 3 का देखता हूं तो 4 और 5 के साथ मिलता है, तो 4 करूंगा और वो करूंगा तो ये वाला रिपीट हो जाएगा, फिर 2 का किसी के साथ नहीं बनेगा, 1 का किसके साथ, 1 वाले केस में भी बन सकता है, ठीक है। 1 वाले केस में कैसे बनेगा, हो सकता है 2 वाले केस में भी बन जाए। आपको पता है एक ट्रिपलेट होता है 20, 21 और 29 का ट्रिपलेट होता है या नहीं होता, तो मैं कह सकता हूं यहां पे लेकिन वो 12 नहीं बना सकता ना, डिफरेंस बना है, अच्छा एक्चुअल वैल्यू बननी है तो और नहीं बनेंगे शायद, तो देखना पड़ेगा। खैर हमारा क्वेश्चन वो नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझाया कि किस किस तरीके से हम ट्राई कर सकते हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल हमारे पास पढ़ लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, तो फिर मैं हिंदी वाला पार्ट हटा के सिर्फ इंग्लिश वाले पार्ट को यूज करके अपना आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन है ये, फटाफट से पढ़िए। PQRS मिड पॉइंट्स है साइड्स AB, BC, CD एंड DA के एक क्वाड्रिलेटरल ABCD के। तो हमें बताना है डिफरेंस इन द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD एंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS, ठीक है। 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। सबसे पहले कंसेप्ट को सीखिए। मेरे पास अगर एक क्वाड्रिलेटर कोई भी बना रखा है, ऐसे कुछ भी हो सकता है, और इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके अगर मैं एक और क्वाड्रिलेटर बना देता हूं ऐसे, तो कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा। ये मैंने आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाई है, ये ABCD है, ये PQRS है। अगर एक क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके
एक और क्वाड्रिलेटरल बनाया जाता है तो एरिया ऑफ बड़े वाला क्वाड्रिलेटरल वो बराबर होता है ट्वाइस इनटू में उस क्वाड्रिलेटरल के जिसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनाया गया है। ये प्रॉपर्टी होती है। अगर ये प्रॉपर्टी आप लोगों को याद है तो डायरेक्टली क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। पहली स्टेटमेंट कहती है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज 100। ये वाला अगर मुझे 100 दे दिया तो आप कहेंगे सर ये वाला 50 आ जाएगा, और अगर ये 50 आ गया तो इनका डिफरेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, 100 में से 50 को घटा दोगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 50। या फिर आप कह सकते हैं जो इनका डिफरेंस है वो कुछ और नहीं इस वाले क्वाड्रिलेटरल के एरिया के बराबर होगा, है ना। ABCD में से हाफ ABCD को घटा दूं, इसका एरिया क्या है, इसका हाफ है, तो वो हाफ ABCD लिख सकते हो आप, और हाफ ABCD कुछ और नहीं है, PQRS के एरिया के बराबर है। ठीक है, तो हमें ये वैल्यू बतानी है। तो अगर मुझे ABCD का एरिया दे दिया, उसका हाफ कर दिया तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी। स्टेटमेंट टू कैरी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS इज 50। अगर ये 50 दे रखा है तब भी मुझे एरिया ऑफ ABCD 50 मिल जाएगा। बात एक ही है, मतलब हाफ ABCD, जो रीजन डिफरेंस चाहिए वो मिल जाएगा। तो दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट मुझे आंसर बता सकती है, तो मैं कह सकता हूं द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय ईदर स्टेटमेंट्स अलोन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आई होप ये क्लास आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। बाकी आप कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए ऑफिसर बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर सभी सब्जेक्ट्स की सभी क्लासेस आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी। बहुत मिनिमम प्राइस रखे हैं, बहुत क्वालिटी कंटेंट आपको दिया जा रहा है। हर क्लास की PDF भी दी जाती है जिससे कम से कम टाइम में कर पाए। जिस प्राइस में आपको सिर्फ सिंगल सब्जेक्ट का कोर्स मिलता है अदर प्लेटफॉर्म से, वहां पे हमने कोशिश करी है कि जो बच्चा ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता वो भी कोर्सेज को परचेज करके अपनी पूरी तैयारी एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से कर पाए। तो आप यहाँ पे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे मैथ्स मैं पढ़ाता हूँ और बाकी सब्जेक्ट्स के अलग अलग टीचर्स आपको मिलेंगे जिनके आपने वीडियो यूट्यूब पे देखी भी होंगी, और हर क्लास के साथ PDF आपको प्रोवाइड की जाती है। और सारे के सारे टीचर्स का इंडिविजुअल कोर्स अगर आप देखना चाहें तो आप वो भी परचेज कर सकते हैं। आप लोगों से हेल्प विदा लूंगा। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।